हेलो एवरीवन, सिक्स स्कॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल नामक चैप्टर को हम समझने वाले हैं। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैं आपको चैप्टर को समझाने वाला हूं। और ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं क्लास 10th की पूरी एसएसटी कवर करा दूंगा। जिसमें मैं सबसे पहले तो पूरे चैप्टर्स को समझाऊंगा, जो थोड़ी बड़ी वीडियो होंगी, आधा घंटा 1 घंटे की बड़ी बड़ी वीडियो होंगी। उसके बाद फिर अलग अलग जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड मैं छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहिए अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू सबसे पहले लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए, इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो कि जनता के द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा अगर डेफिनेशन की बात करी जाए डेमोक्रेसी की, तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल, टू पीपल। ठीक है, फॉर पीपल, बाय पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों में से ही चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, ऐसी जो सरकार होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हाल ही के जो डेमोक्रेसी की जो जर्नी है, इसमें वी हैव कम अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी। हमें डेमोक्रेसी जब हम पढ़ते हैं तो हमें राजनीतिक दल के बारे में पता लगता है। ठीक है, सेवरल टाइम्स, कई बार। अब क्लास 9th में भी हमने ऐसा नोटिस किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी का रोल है वो डेमोक्रेसी के राइज होने में काफी ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक मापदंड बनाने में काफी इनका रोल है राजनीतिक दलों का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि मतगणना जनगणना वाली जो राजनीति है, एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार बनाने का और सरकार का कार्य कराने में लोकतांत्रिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है, राजनीतिक पार्टियों का योगदान है। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लैंस्ड at political parties as vehicle of federal sharing of power and as negotiator of the social division in the arena of democratic politics। यानी कि इस पुस्तक में, इस पाठ्य पुस्तक में हम मोटा मोटा पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो कि फेडरल शेयरिंग से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पावर्स की फेडरल से रिलेटेड, पॉलिटिकल पावर्स की फेडरल जो शेयरिंग होती है, और नेगोशिएशन ऑफ सोशल डिविजन, अलग अलग सामाजिक भागों में जो नेगोशिएशन है नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेटिक पार्टीज के एरेना के बारे में समझाने वाले हैं, मोटा मोटा ये है। बिफोर कंक्लूडिंग द टूर, लेट अस क्लोज लुक एट नेचर एंड द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि नेचर और पॉलिटिकल पार्टीज के नेचर और लुक को समझ लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा, और वर्किंग को, कार्य को, स्पेशली इन अवर कंट्री, खासतौर पर हमारे देश में। वी बिगिन बाय आस्किंग टू कॉमन क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं, दो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पार्टीज की जरूरत क्यों है। व्हाई वी नीड पार्टी, व्हाई वी नीड पार्टी। देखिए, पार्टी की इसलिए जरूरत है हमें, अगर मैं बताऊं तो देखिए, अगर पार्टीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि राजनीतिक दल है जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड अलग अलग अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं संविधान में। तो पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में। तो पार्लियामेंट है, संसद है, तो पार्लियामेंट के हमारे देश में मेन दो सदन है। ठीक है, दो मेन हाउसेज है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोअर सदन होता है, लोअर हाउस होता है, उसे बोलते हैं लोकसभा। जो हायर हाउस होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। और दूसरा प्रश्न क्या है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है। इन लाइट ऑफ दिस वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रिलीजन पॉलिटिकल पार्टीज। इनके इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय पार्टी और जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है उनके बारे में देखेंगे, जो कि इस समय भारत में विद्यमान है। एंड देन लुक एट व्हाट इज रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या चीजें हैं जो गलत हैं और उसको सही करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये था ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं। वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्या जरूरत है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है। दूसरा क्वेश्चन था क्या था कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है कि एक डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बोला जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो जो आसानी से मोस्टली विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। ठीक है, द मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, बिल्कुल जो आम नागरिक है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, डेमोक्रेसी सभी के लिए बराबर है, पॉलिटिकल पार्टीज सभी के लिए बराबर है। ठीक है, मतलब हर सिटीजन को हक है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करने का या फिर अपोज करने का। ठीक है, इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन, अगर आप अपने देश के किसी रिमोट पार्ट यानी दूर दराज के इलाके में जाते हैं और किसी कम एजुकेटेड पर्सन के बारे में, जो कम शिक्षित है, उस सिटीजन से आप पूछते हैं, यू कुड केम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हमारे संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। संविधान को मैं आपको बता दूं, एक संविधान एक्चुअली एक बुक है जो कि पूरी कमेटी ने मिलकर एक बुक को डिजाइन किया था। इस बुक के अंदर कानून वगैरह हैं, तो जो कानून वगैरह है, रूल रेगुलेशंस वगैरह, फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, ड्यूटीज वगैरह है, और
किस तरीके से ये हमारे देश की डेमोक्रेसी चलानी है, वो सारे रूल रेगुलेशन एक बुक में है। उस बुक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है। और भारतीय संविधान बनाने में मुख्य भूमिका रही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, ये आपको पता होना चाहिए, बाबा अम्बेडकर भी बोलते हैं। तो आप, यही था कि अगर आप दूर दराज के इलाके में जाते हो तो लोगों को पता भी नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, और हमारे देश का जो नेचर है, हमारी देश की सरकार का, वो क्या है। बट द चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट द अवर पॉलिटिकल पार्टीज, बट द चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम टाइम इट इज विजिबल does not mean popularity, does not mean popularity. Most people tends टू बी वेरी क्रिटिकल टू पॉलिटिकल पार्टीज। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि बहुत क्रिटिकल होंगे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, इनकी काफी नाराज भी होंगे, कई होंगे जो बिल्कुल पार्टीज के भगत होंगे, ठीक है, पार्टीज के अंधभगत भी होते हैं, और बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी भी आपको मिल जाएंगे। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज, वो पार्टी को ब्लेम करते हैं हर समय, और दैट इज रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ। और हमारे राजनीतिक जीवन और हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में बार बार कमियां निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, तो सामाजिक और राजनीतिक भागों से भी देखा जाए तो पार्टीज के अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क टू डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। तो ये सिंपल सी बात है, क्या इसमें हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। अबाउट 100 ईयर एगो, 100 साल पहले की अगर बात करी जाए तो देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। जैसे अगर 100 साल पहले की बात करी जाए तो बहुत ही कम देश थे जिस देश में पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टी, और अभी भी ऐसे देश है जहां पार्टीज है नहीं। व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, राजनीतिक दल जो है, वो ओमनी प्रेजेंट क्यों हो गए। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह जो विद्यमान होता है उसे बोलते हैं ओमनी, और प्रेजेंट मतलब जो उपस्थित है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से वी नीड देम, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या करती हैं, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये है पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, ये आप याद रखिएगा। ये जो पैरा है ये है पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इस पैरे में ये यहाँ से यहाँ तक बताया गया। ए पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल एक ग्रुप है लोगों का, who came together to contest election and hold power in the government। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का समूह है, लोगों का ग्रुप है जो कि इकट्ठे होते हैं एक इलेक्शन को लड़ने के लिए, चुनाव को लड़ने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद वो गवर्नमेंट में अपनी पावर होल्ड करते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। वे अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम पर एग्री होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। एंड टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर, ठीक है। जैसे देखिए, वो इस चिन्ह में देखिए, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का ये ड्यूरिंग इलेक्शन जो प्रचार किया जाता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ है ये, ठीक है। अलग अलग ये प्रचार के तरीके दिखाए गए हैं। अगर हमारे देश में मुख्य पार्टी की बात करें तो मुख्य पार्टी दो हैं, बीजेपी और एक है आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी पार्टी भाजपा बोलते हैं, और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी, ये मेन दो पॉलिटिकल पार्टीज है। इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है बीजेपी सरकार की, और जो मेन विपक्ष है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद और भी बहुत सारी पार्टीज है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है जो कि कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। तो देखिए, अलग अलग इन्होंने प्रमोशन के तरीके दिखाए हुए। देखिए, ये यहाँ कमल का फूल छापा हुआ है इलेक्शन के टाइम पे, अलग अलग अपने सिंबल लगाए हुए हैं पार्टीज ने इलेक्शन में प्रमोशन करने के लिए। लिखा लिखा हुआ, इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग by party during election time. Most political parties argue that was the cheapest way for their campaign. These election times used to create amazing graffiti on the walls. Here are some examples from Tamil Nadu. तमिलनाडु से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो वॉल प्रमोशन को मना करता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग है वो दीवारों पर ये कलाकारी कर पार्टी का प्रमोशन करने के लिए मना करता है। लेकिन जो पार्टीज की तरफ से जो मत आया, वो तो मत आया कि जो वॉल पेंटिंग होती है ये सबसे सस्ता साधन है प्रचार करने का, बैनर छपाने से अच्छा है कि दीवारों को रंग दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, हेयर वी ऑल, इस पोस्टर को समझते हैं क्या है। द नेशनल, ये एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। अब क्या ये लेडीज बोल रही है, वेयर हैव ऑल आवर लीडर गोन एट ए टाइम लाइक दिस। हमारे सारे नेता कहाँ भाग गए, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये चल रहा है, डेमोक्रेसी दिखाया हुआ, ये एक तरीके का फनी कार्टून है। अब ऑल पार्टी ट्राई टू परसुएड पीपल, सभी जो पार्टीज होती है वो लोगों को विश्वास दिलाती है कि हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो हम बहुत अच्छा करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, और ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा लोगों का फायदा होगा, तो हमें कृपया करके इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। तो चुनावी जो वादे किए जाते हैं, हालांकि पूरे बहुत ही कम हो पाते हैं, लेकिन वादे जरूर करती है चुनाव से पहले हर पार्टी।
इसलिए पार्टी का फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है सोसाइटी में, ठीक है। अब पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्टी जो है सोसाइटी का पार्ट है, एंड इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दस ए पार्टी इज नन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड विच वुड इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। तो पार्टीज जो है वो पॉलिसीज, कैसी पॉलिसीज के साथ चल रही है और कैसी नीतियां बना रही है, और कैसे जो उनके नीतियों के जो फायदे हैं किस किस तक पहुंचने वाले हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। मेन 3 कंपोनेंट देखिए, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर। लीडर मान लीजिए अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो लीडर हो गए जैसे कि अमित शाह है, नितिन गडकरी है, नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो भगवत मान है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, हालांकि अभी जेल में है, और बहुत सारे अलग अलग नेता हैं। तो ये हो गए लीडर्स पार्टीज के। एक्टिव मेंबर्स में क्या होता है, वॉलंटियर्स वगैरह जो होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं वो हो गए एक्टिव मेंबर्स, और फॉलोवर्स हो गए जो उनके अनुयायी जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं। तो लीडर हो गया पार्टी के 3 मेन पार्ट, क्या, लीडर, इसके बाद मेंबर्स, और इसके बाद फॉलोवर्स। तो पार्टी के मेन मेन 3 अंग है, इनके बिना पार्टी पूरी नहीं मानी जाती। फंक्शंस क्या होते हैं पार्टीज के वो देखते हैं। फंक्शंस देखने से पहले ये समझते हैं कि ये जो हमने वर्ड पढ़ा पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता क्या है। ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। Partisanship is marked by the tendency to take a side and inability to take a balanced view of an issue। यानी कि पार्टीशन होता क्या, पार्टीशन का मतलब सीधा सीधा है कि आप मान लीजिए एक इंसान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको उस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी भी बुराइयां बता दीजिए, लेकिन वो आंख मीच कर उस पार्टी का अच्छा ही बताएगा, ठीक है। हालांकि वो पार्टी देश के लिए नुकसान कर रही है, लोगों के लिए नुकसान कर रही है, लोगों के बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन वो जो आदमी है उसके दिमाग में बस एक ही चीज फिट हो गई है कि यही पार्टी है, बाकी तो ऐसे ही है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो उन्हें बोलते हैं पार्टीशन। और इस टाइप के जो जो टेंडेंसी होती है, जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो क्षमता होती है इस टाइप की कि वो किसी प्रकार का बैलेंस व्यू नहीं रखते, तो इस चीज को बोलते हैं पार्टीशनशिप। Mainly among the candidates put up the political parties select their candidate in different ways। पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करती है। इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, यूएसए का मतलब था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बोलते हैं, सिंपल अमेरिका बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होती है। जैसे अमेरिका जैसे जो देश है उसमें क्या होता है, मेंबर्स और सपोर्टर्स है पार्टीज के, वो अपने कैंडिडेट चुनते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब आजकल बहुत सारी कंट्रीज इस मेथड को फॉलो कर रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, और बहुत सारे ऐसे देश है जिस प्रकार से हमारा देश भारत है, जो टॉप पार्टी जो लीडर्स होते हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो लीडर्स होते हैं वो जो मेन जो नेता होते हैं वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं ताकि वो इलेक्शन में भाग ले। लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं, तो अमेरिका वगैरह में वो जो लीडर होते हैं वही अपने कैंडिडेट डायरेक्टली चुन लेते हैं, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टी जो है, पार्टी के फंक्शन की बात की जाए तो पार्टी का पहला फंक्शन क्या था, पार्टी का पहला फंक्शन है वो इलेक्शन लड़ती है, वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, पार्टी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड वोटर चूज फ्रॉम देम। और वोटर जो उनमें से अपने लिए जो अच्छी नीतियां वो चुनते हैं। ईच ऑफ अस, और उस पार्टी को चुनते हैं जो अच्छी नीति बनाने की वादे करती है। ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियन, हमारे हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय होती है, अलग अलग व्यू हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकता है, जो पॉलिसी वो उनको सुटेबल लग रही है सोसाइटी के लिए, ठीक है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू। लेकिन कोई भी सरकार इतने बड़े, देखिए हमारे देश की आबादी है मिलियन बिलियन में हमारे देश की आबादी है, तो सिंपल सी बात है कोई भी सरकार बने तो सभी लोगों की तो इच्छा को पूरी नहीं कर सकती ना। इन डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच द पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या होता है, बड़ी मात्रा में एक ग्रुप ओपिनियंस तैयार की जाती है और उसको उन पॉलिसीज को जनता के फायदे के लिए अप्लाई करने के लिए सरकार कोशिश करती है। दिस इज व्हाट ए पार्टी डू, ठीक है। ए पार्टी reduces a vast multitude of opinion into a few basic positions which is government is expected to base its policy on the line taken by ruling party। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। तो यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा जो पॉलिसीज जो लाइन में लाई गई है, मतलब पॉलिसी लागू करी गई है, तो गवर्नमेंट उसी का बेस मानकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब पार्टीज प्ले ए डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ। अब पार्टी जो है कानून बनाने में तो
सहायक होती है। देख लीजिए, मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी। अब मान लीजिए एक ये ओपिनियन आई, ठीक है, अब ये इस तरीके से एक ऐसा कानून होना चाहिए, मान लीजिए कानून होना चाहिए, तो होगा क्या, हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो उस ओपिनियन को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में उसके ऊपर डिबेट चलेगी, अलग अलग पार्टीज के लोग अपने अपने विचार देंगे, अलग अलग पार्टी के लोग, कोई उसके फेवर में देगा, कोई उसके अपोजिशन में देगा, ठीक है। इसके बाद होगा क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फाइनली अपना एक डिसीजन बनाएंगी, और जो भी उसमें संशोधन करने थे, कुछ विचार एक विमर्श करने के बाद, डिबेट करने के बाद एक एक फाइनल रूपरेखा तैयार करी जाएगी कि इस तरीके का हमें कानून बनाना है, ठीक है। तो वो लोकसभा में पास हो जाएगा, तो वो फिर आगे राज्यसभा में जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साथ साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है। फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेटर, यही बताया कि पहले जो है आमतौर पर जो है कानून है वो डिबेट करे जाते हैं, उस पर वाद विवाद किया जाता है, और लेजिस्लेशन यानी कि कार्यपालिका उसको देखती है, ठीक, कार्यपालिका के उसमें लेजिस्लेशन में वो डिबेट करी जाती है, वही मैंने जो बताया लोकसभा राज्यसभा। बट सम मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो केवल पार्टी को ही फेवर करते हैं, ना कि पर्सनल ओपिनियंस को, ठीक है। अब पार्टीज का चौथा फंक्शन की अगर बात करी जाए तो पार्टी जो है सरकार चलाती है और सरकार बनाती है। एज वी नोटिस लास्ट ईयर, जैसा कि हमने पिछले साल नोट किया कि बड़ी बड़ी पॉलिसी और डिसीजन बनाए गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पेश किए गए थे। पार्टी जो है नेता चुनती है, नेता को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, और फिर क्या है, उन्हें मिनिस्टर बना देती है ताकि वो सरकार चला सके। तो पार्टी का ये चौथा काम है। अब पांचवा काम क्या है पार्टी का, दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती है, ठीक है। टू द पार्टी इन पावर, जो पार्टी पावर में, मान लीजिए दो पार्टी, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ए पार्टी गई जीत और बी पार्टी गई हार, तो ए पार्टी तो हो जाएगी रूलिंग पार्टी, ठीक है, जो कि जीत गई। जिस तरीके से अभी की बात करें तो बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, और कांग्रेस जो है वो अपोजिशन पार्टी, ठीक है। वही इन्होंने बताया कि पार्टी जो है जो हार जाती है अपोजिशन का रोल निभाती है, और बाय अपने अपने अलग अलग व्यू देती है, क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है गवर्नमेंट की, और उसकी नाकामियों की आलोचना और गलत पॉलिसियों की आलोचना करी जाती है। अपोजिशन जो पार्टीज है वो बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी किसी प्रकार का पक्षपात कर रही है, किसी प्रकार का भेदभाव कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो डिबेट करके उस चीज को बदलवा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। अब पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पार्टी जो होती है वो आम जनता की राय को भी रूपरेखा देती है, ठीक है। दे रेज द हाईलाइटेड इशू, और हाईलाइटेड इशू जो है यानी कि अभी जो ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो जिन पर सरकार के द्वारा ध्यान देने की जरूरत है, तो उनको हाईलाइट करती है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पार्टी के पास बहुत सारे मेंबर होते हैं, लाखों मेंबर होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते हैं, और मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस में अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग रहते ही रहते हैं। अब पार्टी समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स, पार्टी कई बार जो है आंदोलन भी लॉन्च करती है, ताकि जो प्रॉब्लम है लोगों के द्वारा फेस की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान हो सके, ठीक है, क्योंकि सरकार उसके बारे में सुन नहीं रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन जो किया जंतर मंतर पर दिल्ली में किसान आंदोलन किया था, ठीक है, तो उस टाइम जो है हमारे देश की जो सरकार थी वो सुन नहीं रही थी, बीजेपी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आंदोलन करने के बाद सरकार की नजरों में वो चीज आई, ठीक है, तो इसलिए आंदोलन भी करती हैं पार्टियां। अब सातवां फंक्शन देखें तो पार्टी प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट एंड मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब पार्टी जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम का, समाज कल्याण की जो योजनाएं होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई, उनका असेसमेंट प्रोवाइड करती है आम जनता तक, और निश्चित आम जो नागरिक है वो लोकल पार्टी लीडर तक पहुंच सकता है एज कम्पेयर टू एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक डायरेक्ट पहुंच पाना किसी आम जन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो एक्टिविस्ट है उन तक वो पहुंच सकते हैं। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टी, इसलिए वो पार्टीज के समझते हैं कि पार्टी हमारा ध्यान भी रखती है। जो लोकल जो एक्टिविस्ट वगैरह है, पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे मिलकर अगर लोग अपनी समस्याएं बताते हैं तो उनकी समस्या को फिर वो जो मेंबर्स है वो आगे हायर लेवल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से पार्टी जो है वो काफी अहम लगता है लोगों की, पार्टी हमारा ध्यान रख रही है, हमारा ख्याल रख रही है, इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, लेकिन लोग कभी भी पार्टी को अच्छे पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। पार्टी हैव टू रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड, पार्टी जो होती है उनको लोगों की जरूरत और लोगों की मांगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर लोग कोई मांग उठा रहे तो उसके प्रति जवाबदेही पार्टीज की होनी चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन नेक्स्ट इलेक्शन, नहीं तो क्या होगा, अगला इलेक्शन आएगा, अगले इलेक्शन में उस पार्टी को हटा दिया जाएगा, जाओ भाई अब आपकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जनता की बात तो सुनी नहीं। अब डेमोक्रेसी क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोग भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार बोला जाता है भारत को, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। तो देखिए लोगों के द्वारा, लोगों में से ही लोगों
के लिए चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के हमने फंक्शन डिस्कस किए, लगभग सात सात मेन फंक्शन डिस्कस हमने कर लिए। अब बात करते हैं नेसेसिटी क्या है भाई डेमोक्रेसी की या गवर्नमेंट पार्टीज की जरूरत क्या है, ठीक है। द दीज लिस्ट ऑफ फंक्शन इन द सेंस ऑफ आंसर इन द क्वेश्चन एंड वो आस्क्ड वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज, यहाँ से देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का आंसर स्टार्ट हो गया। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, क्योंकि वे सारे फंक्शन करती है, इलेक्शन लड़ती है, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट कराने में मदद करती है, कानून बनाती है, सरकार चलाती है, सरकार बनाती है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत, बट स्टिल वी नीड टू आस्क मैनी मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अस्तित्व में नहीं रह सकती। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज की जो नेसेसिटी है, जरूरत है, उसको समझ सकते हैं बाय इमेजिनिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मान लो पार्टी हो ही ना तो क्या होता है। देखिए एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, तो हर कैंडिडेट क्या होगा, मान लीजिए हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हर कोई निर्दलीय हो गया, किसी पार्टी को तो वो सपोर्ट कर नहीं रहा है, किसी पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, तो हर कोई इंडिपेंडेंट होगा, निर्दलीय होगा। तो उस तरीके से किस तरीके से बहुमत डिसाइड किया जाएगा, बहुमत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए 100 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, ठीक है। अब 100 में से अगर 50% से ज्यादा आधे से ज्यादा जिसकी सीट आ गई तो वो उसकी होगी सरकार। मान लो एक पार्टी की आई सीट 53 और एक पार्टी की आई सीट 47, दो पार्टी अगर है तो 47 वाली हार गई, 53 वाली जीत गई, 53 वाली जीत गई। लेकिन जब सभी लोग अलग अलग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही नहीं, अब सभी लोग अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो ये भी जीत गया, ये भी जीत गया, ये भी जीत गया, तो किस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज, और बड़े बड़े पॉलिसी चेंज के बड़े बड़े नीति आयोग के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो खुद खुद एक अकेला है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो वो कैसे पार्टीज अगर हो ही ना तो, है ना, तो गवर्नमेंट में भी फॉर्म सरकार बनाई जा सकती है, बट इट्स यूटिलिटी विल बी रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन इसकी जो जरूरत है, उसकी उपयोगिता वो बिल्कुल किसी मायने की नहीं रहेगी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी, जो रिप्रेजेंटेटिव केवल एक छोटे से क्षेत्र तक अपने, है ना, अपने कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रह जाएंगे, एक छोटी सी लोकेलिटी तक। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा कंट्री किस तरीके से चलाना है, देश किस तरीके से चलाना है। We can also think about it by looking at the non party based election। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, जिस तरीके से पंचायत के इलेक्शन होते हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसमें इस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यद्यपि although the parties do not contest formally, पार्टीज कंटेस्ट नहीं करती, it generally notice that the villages get split into more than one faction, each of which put a panel of its candidate, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो विलेज है, मान लीजिए गांव है, अलग अलग विभागों में अलग अलग फैक्शंस में बट गया, है ना, और ये सभी जो ये इन सभी का एक पैनल बन जाता है कैंडिडेट्स का, बस यही है। और लेकिन वो बात नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करना होता उसमें, तो ये इसलिए जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी का होना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, ये काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए लगभग दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक दल तो होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती, चाहे वो कंट्री बड़ी हो, छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, विकसित हो या फिर विकासशील हो, ठीक है। जैसे इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन जो यूके यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रसिया, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, काफी हमारे से काफी आगे है, कई मायनों में हमारे से आगे है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो राइज है, जो प्रगति है, वो डायरेक्टली लिंक है रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बढ़ावे से। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है, रूलिंग पार्टी यानी कि जो पार्टी सरकार चला रही है उसे बोलते हैं रूलिंग पार्टी। द पार्टी विच इज इन गवर्नमेंट, द पार्टी विच इज रनिंग गवर्नमेंट इज नोन एज रूलिंग पार्टी। लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने देखा कि जो बड़ी सोसाइटी होती है उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत है। एज सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो बड़ी और जटिल बन जाती है। दे आल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू द प्रेजेंट डीज टू द गवर्नमेंट। तो देखिए जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है उनको वो काफी जटिल हो जाती है, ठीक है, और उनको अलग अलग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अलग अलग तरीके से अपने जो व्यू हैं, लोगों के व्यू हैं अलग अलग इश्यूज पर, या फिर उनके जो व्यू हैं अलग अलग इश्यूज पर, वो सरकार तक पहुंचाई जा सके किसी तरीके से। दे दे नीड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, और उनको ऐसे अलग अलग मेथड्स की जरूरत है, ऐसे अलग अलग तरीकों की जरूरत है जिसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा लाया जा सके और वो जो है गवर्नमेंट को बना सके, ठीक है,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार बनाई जा सके। दे नीड मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, तो उनको एक ऐसे मैकेनिज्म की भी जरूरत है जिससे सरकार को सपोर्ट मिले, मदद मिले पॉलिसीज बनाने में, उनको जस्टिफाई करने में, है ना, उनको यानी कि क्लियर करने में, जस्टिफाई करने में, यानी कि उनका बेनिफिट्स बताने में, न्याय संगत है वो किस तरीके से वो बताने में, और अपोज देम, और या फिर अपोज करने के लिए। तो अलग अलग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है बड़ी सोसाइटीज में। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड, और जो पॉलिटिकल पार्टी वे सारी ये जरूरतें पूरा करती है, तो जो कि गवर्नमेंट को चाहिए होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। वी कैन से दैट द पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पार्टीज है वो लोकतांत्रिक सरकार की या लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए नीचे जो चित्र दिया है इसको थोड़ा समझते हैं। लेट अस रिवाइज, कैटेगराइज दीज फोटोग्राफ, जो नीचे फोटोग्राफ दिए गए हैं, बाय द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दे इलिस्ट्रेट, फाइंड वन फोटोग्राफ और न्यूज क्लिपिंग फ्रॉम योर ओन एरिया फॉर ईच ऑफ द फंक्शंस लिस्टेड अबव। ठीक है, तो जो साथ ये 7-8 फंक्शन हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भूमिका रहती है, ऊपर जो हमने 7 फंक्शन पढ़े, जिस प्रकार से सरकार बनाना, ठीक है, या फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी का काम है कि डिबेट करना, ठीक है, कोई कानून बनाना, लाज बनाना, ये सारे क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के काम है। तो देखिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में एक्चुअली एक चित्र क्या है, ये पहला चित्र है, देखिए जैसे कि इसमें महिला ने सिलेंडर को उठा रखा है, इसका मतलब है कि ये एलपीजी के दाम बढ़े हुए हैं और इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, दूसरा चित्र देखिए, जो नेताजी हैं, एक नेताजी, ये कुछ चेक वगैरह दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं विक्टिम्स को। ठीक है, किसी प्रकार के शोषित या फिर शिकार हुए हुए लोगों को चेक दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, किसी प्रकार का आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो यही है, इस इनको हमने देख के बताया कि पार्टी का काम होता है ना। अब इसको देखते हैं क्या है, एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी, चित्र नंबर 1 में जो है जो फोटो एक दिखा, जो सिलेंडर महिला ने उठाया हुआ था, तो महिला बीजेपी महिला मोर्चा की जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, वो जो एलपीजी के और ओनियन के, जो प्याज के और एलपीजी के प्राइस बढ़े विशाखापट्टनम में, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, दूसरे में क्या है, मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 लाख रुपए का चेक, फैमिली ऑफ हुज विक्टिम, जो हुज विक्टिम्स हैं उनको 1 लाख रुपए का चेक सहायता दे रहा है। और तीसरे में क्या है, तीसरे में है कि जो एक्टिविस्ट सीपीआईएम के कार्यकर्ता हैं, जो कि ओडीजी ओजीडी जेडीएस, ये एक रैली कर रहे हैं भुवनेश्वर में, किसके अगेंस्ट, क्योंकि पोस्को जो है, पोस्को ये जो है, पोस्को एक कोरियन स्टील कंपनी है, इसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने के लिए, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने और को एक्सपोर्ट करने, आयरन और को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी थी, ताकि वो अपने चाइना और कोरिया वाले जो फील्ड्स प्लांट्स है वहां तक इसको पहुंचा सके। तो इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पार्टीज प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आयरन बन रहा है, लोहा बन रहा है, उसका हम बाहर बेच दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो खुद की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए तो कमी हो जाएगी ना। तो इसलिए अलग अलग पार्टीज ये रैली कर रही है। तो देखिए ये पार्टीज के फंक्शन दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा जो क्वेश्चन उठा था कि पार्टीज को, कितनी पार्टीज एक डेमोक्रेटिक सरकार में जरूरी होती है। तो देखिए, इन द डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में कोई भी नागरिकों का समूह है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है। यानी कि अगर मान लीजिए भारत की बात की जाए, तो मान लीजिए 2 आदमी मिलकर भी अगर एक पार्टी बना रहे हैं तो फ्री है, पार्टी बना सकते हैं। इंडिविजुअल अगर एक पार्टी बना रहा है तो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, सभी देशों में बड़ी बड़ी बहुत मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज होती है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयोग जो है भारत का, तो उसमें इस समय 750 से ज्यादा 750 से ज्यादा पार्टियां जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, लेकिन ये भी बात सही है कि ये सीरियस कंटेंडर नहीं है। 750 के 50 700 जो पार्टियां हैं ये सीरियस कंटेंडर तो नहीं हो सकती। यूजुअली ओनली हैंडफुल पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट, और कुछ ही चुनिंदा पार्टीज होती हैं जो कि इफेक्टिव होती है, जो जिनको पता होता है कि उनकी ही सरकार है, उनके बीच में कंपटीशन। जिस तरीके से भारत की बात करी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की मेन कंपटीशन रहता है। ठीक है, सबको पता है कि मेन लड़ाई इनकी है। बाकी जो बीच में आम आदमी पार्टी की एक सरकार है, ये भी आजकल अच्छी, मतलब अच्छा ट्रेंड में है, अच्छा काम किया है इन्होंने। बाकी जो कलकत्ता की बात की जाए, यानी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, ये पता है कि ये कुछ चुनिंदा पार्टी है। ऐसे ही अगर यूपी में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और बिहार में बात की जाए तो बीजू जनता दल या फिर जेडीयू, ये सब जो पार्टीज हैं ये है चुनिंदा पार्टी, जिनका पता है कि इनका कंपटीशन है। बाकी 750 में से मेनली मेरे हिसाब से आपको मुश्किल से 10 से 15 पार्टीज है जिनका कंपटीशन होता है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, इसलिए क्वेश्चन क्या है कि जो मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर
डेमोक्रेसी, यानी कि कितनी इफेक्टिव पार्टी और मेजर पार्टी डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के लिए अच्छी मानी जाती है। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में केवल एक पार्टी होती है जिसको कंट्रोल होता है और सरकार चलाने की जिसको इजाजत होती है। ऐसे जो देश होते हैं इसे बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। जिस तरीके से जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वही सरकार रूल करती है, तो इस चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एल्दो लीगली स्पीकिंग, अगर कानूनी तौर पर बोला जाए, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। चाइना में क्या है, लीगली कानूनी तौर पर बात करी जाए तो पीपल फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने, जो निर्वाचन आयोग है, उसने इसको उनकी ऐसी परमिशन दी नहीं है, कि इतनी फ्री पावर्स दी नहीं है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ओपिनियन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, है ना। तो लोकतांत्रिक ऑप्शन तो है नहीं, सीधी सी बात है, तो एक ही पार्टी है तो क्या कंपटीशन और क्या लोगों की राय होगी, तो ये अच्छा ऑप्शन तो है नहीं। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो एटलीस्ट टू पार्टी, तो कम से कम देखिए 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि वही मान लीजिए अगर रेस है, अगर रेस हो रही है, मान लीजिए अगर उसमें एक ही बंदा भाग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एक कैंडिडेट अगर भाग रहा है तो जीतेगा तो वही, फर्स्ट तो वही आएगा ना। अब अगर 2 बंदे भाग रहे तो ही पता लगेगा कंपटीशन कितना हुआ और किस पार्टी की क्या कमियां रही कि जिस वजह से अब की बार उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, और दूसरी पार्टी की क्या खूबी रही जो जीती, है ना। तो एटलीस्ट 2 पार्टीज तो कम्पीट होनी चाहिए इलेक्शन में, और फेयर चांस रहे ताकि कंपीटिंग पार्टीज को पावर में आने के लिए। In some countries power usually shared between 2 main parties, है ना। Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature, but only 2 main parties have serious chances of winning majority of seats to form government, है ना। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें मेन दो रूलिंग पार्टीज होती है ना, 2 पार्टीज होती है जिनका ही मेन कंपटीशन होता है, लेकिन पार्टी और अलग भी होती है, हो सकता है कुछ सीट वो जीत जाए, छोटे मोटे इलेक्शन जीत जाए, लेकिन मेन जो सरकार बनाने के लिए जो होड़ चली होती है तो केवल इन 2 पार्टियों में चली होती है। तो इस टाइप की जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए और यूके की जो पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो 2 पार्टी सिस्टम पार्टियां हैं, है ना। तो इट सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए compete करती हैं, मोर देन 2 पार्टीज हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, है ना। अगर मान लीजिए बहुत सारी पार्टियां compete करती हैं, उनके बीच में इलेक्शन होता है, चुनाव किया जाता है, मतदान कराया जाता है, और चाहे वो अपने दम पर जीते या फिर छोटी मोटी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर जीते। गठबंधन का मतलब मान लीजिए ए पार्टी बी पार्टी, ठीक है। तो मान लीजिए 100 सीट थी और इसको मिली 32 सीट और इसको मिली 31 सीट, है ना। बाकी जो सीटें हैं, यानी कि ये टोटल 63 सीट हुई, बाकी सीटें हैं क्या, अलग अलग पार्टी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, इनको मिली। तो ये सारी अगर मिलके किसी एक के साथ गठबंधन कर ले, मान लीजिए ये सारी पार्टी मिलके बी के साथ मिल गई, और ये कुल आंकड़ा 50% से आधे से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 53% हो गया ना। तो यानी कि बी की एक अलायंस बन जाएगी, अलायंस गवर्नमेंट बन जाएगी, गठबंधन सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की सरकार को क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोला जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। दस इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर, है ना। इस प्रकार की सरकार में जो सरकार बनाई जाती है वो बहुत सारी पार्टियों को इकट्ठा होने के बाद सरकार बनती है। अब व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द विनिंग पावर, दिस इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। तो फ्रंट बोलते हैं इस चीज को, गठबंधन को, या फिर अलायंस बोलते हैं सिंपल, यानी कि जब बहुत सारी पार्टियां चुनाव में लड़ती है और आपस में हाथ मिला लेती हैं और किसी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी को हराने की कोशिश करती है और हरा कर सरकार बना देती है, इस प्रकार की सरकार को बोलते हैं अलायंस, है ना। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो भारत में जो ऐसी बहुत सारी अलायंस देखने को मिली 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जहां नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी का मेन रोल है, बीजेपी सरकार प्लस और अदर जो पार्टी हैं इनके साथ, अदर पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन हुआ तो एनडीए की सरकार बनी, है ना। इसी तरीके से यूपीए की सरकार, यूपीए में क्या है, यूपीए है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए में जो है कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो मुख्य पार्टी है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट फ्रंट भी एक अलायंस थी, 2004 के इलेक्शन में काफी तौर पर देखा गया। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो काफी मेसी हो जाता है, उलझा पुलझा हो जाता है और पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। एट द सेम टाइम द सिस्टम अलो ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी दौरान क्या होता है ना, जो सिस्टम होता है वो अलो करता है, परमिट करता है कि अलग अलग जो राय दी जाए, है ना, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो ये सब होता रहता है। तो कई बार क्या होता है, पहले तो गठबंधन बना लिया, बाद में गठबंधन छोड़ दिया तो सरकार ही टूट जाती है, सरकार गिर जाती है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर, तो क्वेश्चन उठता है कि इनमें से कौन सा, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में कौन सा सिस्टम बेटर है। तो देखिए शायद बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर ये हो सकता है कि क्वेश्चन ही साला बढ़िया नहीं है, क्वेश्चन ही बढ़िया नहीं है।
अब पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई कंट्री चूज कर सकती है, क्योंकि ये जो है बहुत लंबे अरसे से ये चीज निर्धारित की जाती है, क्योंकि सोसाइटी का नेचर कैसा है, उसका समाज कैसा है, धार्मिक व्यू कैसा है, इतिहास क्या रहा है राजनीति का, और इसका सिस्टम इलेक्शन का कैसा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है किसी भी देश की पार्टी सिस्टम। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, और इन चीजों को अचानक से तेजी से तो चेंज करा नहीं जा सकता, ठीक है। अब ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इट्स द सोशल एंड द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो भारत की सामाजिक और जो भौगोलिक विविधता की वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में क्या है, ट्रेंड में है, भारत में प्रचलन में है। क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और इतना आसान नहीं है कि एक दो पार्टी के द्वारा पूरे देश को संभाला जाए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई सिस्टम आइडियल नहीं होता किसी भी कंट्री और किसी भी सभी सिचुएशंस के लिए। अब इसको समझते हैं क्या लिखा गया है। ये देखिए, एक लड़का है, ये बच्चा है, यहाँ पोस्टर्स को देख रहा है, वोट लगे हुए हैं, और बोलता है आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, हाउ पॉलिटिशियन मैनेज दिस कोलाइजेशन, आई कैन नॉट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द अदर पार्टी। बोलता है पता नहीं पॉलिटिशियंस जो है किस तरीके से इतना गठबंधन वगैरह कर लेते हैं, मुझे तो पार्टीज का कम से कम नाम भी याद नहीं है ढंग से। अब लेट्स रिवाइज करते हैं, लेट्स अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द पार्टी सिस्टम टू वेरियस स्टेट विद इन इंडिया। तो रिवाइज करते हैं कि हमने भारत के अलग अलग स्टेट्स में पार्टी सिस्टम के बारे में क्या सीखा है। तो हियर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में तीन तरीके के मुख्य पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम विद टू अलायंस, और मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। तो आप मेरे को एग्जांपल कमेंट्स में बताइए कि किस स्टेट में आपने कौन सी सरकार देखी है इस तरीके से कि टू पार्टी सिस्टम हो, मल्टी पार्टी सिस्टम विद टू अलायंस हो, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो। अब बात करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग ए क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि कोई पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो क्राइसिस फेस कर रही है क्योंकि वो काफ़ी अनफेमस है, ठीक है, अनपॉपुलर है, मशहूर नहीं है। एंड द सिटीजन्स आर इंडिफरेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। The available evidence shows that the belief is only partly true for India। अब सबूतों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये जो बिलीफ है भारत में पूर्ण रूप से सही नहीं है, केवल पार्टली ट्रू है। द एविडेंस इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्वे ओवर सेवरल डिकेड्स शो दैट, ठीक है। तो पुराने पिछले एक दो दशक के सर्वे के हिसाब से फॉलोइंग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पार्टीज डू नॉट इंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल इन साउथ एशिया के अंदर, यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों में इतना विश्वास नहीं जगा पाई है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु से देयर ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट मच और नॉट एट ऑल इज मोर देन द दोज हैव सम और ग्रेट ट्रस्ट, यानी कि अगर प्रपोर्शन की बात करी जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज पे लोगों का भरोसा है या नहीं है, तो नहीं है वाली तादाद ज़्यादा है, ठीक है। नहीं है वाली कई लोग जो हैं बोलते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी गुड है, अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर हम बिलीव नहीं करते, वेरी अनबिलीवेबल जो है, अनट्रस्टेबल है, ये जो संख्या है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रस्ट वाली संख्या, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा करते हैं उसकी संख्या की। सम इज ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक एज वेल, और बहुत सारी अलग अलग डेमोक्रेटिक के लिए भी ये चीज़ें ट्रू हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल है वो दुनिया में सबसे कम ट्रस्ट करे जाने वाले इंस्टीट्यूशन है। येट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज फेयरली हाई, फिर भी जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज का या उनके कार्यकर्ताओं को वो फिर भी ठीक ठाक है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दैट their member are some political parties was higher in India than advanced country like China, Japan, Spain and Korea। यानी कि जो प्रपोर्शन है, जो सर्वे की बात अगर करी जाए, तो जिन्होंने बोला कि जो हमारे जो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्टिव है, भारत की अगर बात करी जाए तो वो भारत में ज़्यादा है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी वो आए हैं कि मेंबर्स ज़्यादा एक्टिव है भारत में एज कम्पेयर टू चाइना, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया। पिछले 30 दशक में ये बात और नोट करेगी, द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज गॉन स्टडी अप, ठीक है। अब अगर पिछले 3 दशक की बात करी जाए तो जो मेंबर्स की जो एक्टिविटीज है या फिर एक्टिविस्ट की संख्या है वो लगातार बढ़ी है इंडिया में। द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु सेज दे फील क्लोज टू ए पॉलिटिकल पार्टी, और उनका प्रपोर्शन की बात करी जाए जो बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज फील करते हैं ना, तो वो भी इंडिया में बढ़ा है, ठीक है। अब इसको
ग्राफ्स की मदद से समझते, देखिए डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव के बावजूद अगर बात करी जाए इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो दोज वो फील क्लोज टू ए पॉलिटिकल पार्टी, को जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज समझते हैं कि हाँ भाई हम पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी हमारे क्लोज हैं। तो ये देखिए, इसके अगर इस ग्राफ को समझा जाए तो 1971 में केवल 38% ऐसे लोग थे, 1996 में 31%, 1999 में 38% और 2004 में 53 और 2005 में 48। ठीक है, ये आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज जो है, पार्टी मेंबरशिप इज हायर देन इन साउथ एशिया एंड द रेस्ट ऑफ ग्लोब, और साउथ एशिया में जो पार्टी मेंबरशिप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी देशों में जो कि दुनिया के दूसरे देश है। ठीक है, अगर एवरेज अगर बात की जाए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साउथ एशिया जैसे कि बांग्लादेश, तंजानिया, इंडिया, स्वीडन, युगांडा, इनमें देखिए तादाद जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो बाकी अलग अलग बड़े बड़े देश है, जिम्बाब्वे, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इनकी पार्टी पर बिलीव करने वाले लोग साउथ एशिया में ज़्यादा है। अब देख लीजिए कि इस डाटा से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। अब पार्टी मेंबरशिप की अगर बात करी जाए तो इंडिया में लगातार पार्टी मेंबरशिप बड़ी तेजी से बढ़ी है। दो वो से देर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लोग जो बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो देखिए 1967 में यानी कि 1967 में ग्राफ यहाँ था। ठीक है, उसके बाद 1971 में यहाँ, और फिर देखिए डायरेक्टली ग्राफ बढ़ा ही है, ये देख लिया आप, डायरेक्टली आपको शो हो सकता है। ठीक है, अब साउथ एशिया में अगर बात करी जाए कि लोगों का ट्रस्ट कितना है पॉलिटिकल पार्टीज पर, तो ये वाला जो सर्कुलर ग्राफ है ये उस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ग्राफ डायरेक्टली शो कर रहा है इस तरीके से कि 37% जो लोग हैं, 37% जो लोग हैं वो समझते हैं कि उनका ठीक ठाक या हल्का फुल्का विश्वास है पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में, और 43% लोग बोलते हैं कि कोई विश्वास नहीं है, और 20% बोलते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को जानते ही नहीं है। ये एसडीएससी की तरफ से जो सर्वे किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 में, उसकी ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि आपने जो ऊपर समझी चीज, डज द कार्टून रिफ्लेक्ट द डाटा ग्राफिक शोन ऑन द प्रीवियस पेज, कि जो डाटा ग्राफिक जो बताया गया पिछले पेज पर, यानी कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो 37% है, ट्रस्ट नहीं है 43% है, और 20% ऐसा है जो कि बोलते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज को जानते ही नहीं। ठीक है, तो क्या ये कार्टून इस चीज को बता रहा है? देखिए 27% क्या बोला कि जो कनेडियन है ना वो समझते हैं कि लिबरल्स को पावर में होना चाहिए, जबकि जो कंजर्वेटिव है वो उनको चांस मिलना चाहिए। 35% लोग ये ऐसा समझते हैं, और 98% लोग ऐसा समझते हैं कि जो देश के सारी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको एक कार के अंदर डाल दिया जाए और नाइग्रा फॉल्स के ऊपर से उस कार को धक्का मार दिया जाए। तो देख लीजिए ये बिल्कुल क्लियर क्लियर बता रही है चीज कि लोगों का विश्वास ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, नेशनल पार्टी होती है, वो क्या होती है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है और क्या इनका मायना है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी दैट फॉलो फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड्स टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही है पूरी दुनिया के, अगर बात करी जाए तो उसमें दो तरीके की पार्टीज होती है। एक पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स। ठीक है, एक होता है कि कुछ पार्टी ऐसी है जो केवल एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट है, एक ही फेडरल यूनिट में उपस्थित है, और कुछ पार्टीज ऐसी है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स में फेडरेशन सिस्टम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। भारत के अंदर भी ऐसा केस है। अगर भारत की बात करें तो भारत भी सेम केस को फॉलो करता है। देर आर सम कंट्रीज वाइड वर्ल्ड वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। ठीक है, कंट्री वाइड जो पार्टी होती है, पूरी बड़ी पार्टियां जो होती है पूरे, तो वो जो पार्टियां हैं वो नेशनल पार्टियां कहलाती है, जो पूरे देश में फैली होती है, जिसका पूरे देश में लोग अवेयर भी हैं और उसके कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट वगैरह पूरे देश में हैं। जैसे जिस तरीके से भारत की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये ऐसी पार्टियां जो पूरे देश में जिसका वर्चस्व है। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। इन पार्टी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं अपने अलग अलग देशों में, बट बाय द लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, है ना। लेकिन घुमा फिरा के सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज पॉलिसी को फॉलो करती है, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है नेशनल लेवल पर, उसी को ही फॉलो करती है। ठीक है, अब एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर द इलेक्शन कमीशन। तो देश के अंदर कोई भी पार्टी होगी उसको ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, जबकि जो कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग जो होता है, सभी पार्टी को बराबर मानता है, किसी प्रकार का भेदभाव किसी पार्टी के साथ नहीं है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी, और लेकिन साथ ही साथ में क्या, बड़ी बड़ी पार्टियों को कुछ स्पेशल प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। इन पार्टियों को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ठीक है, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल।
तो जो ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वही उस इलेक्शन सिंबल को यूज कर पाएंगे। यानी कि नेशनल पार्टी की बात करी जाए तो उनके केस में है इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को वैसे तो बराबर मान्यता देता है, लेकिन जो पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं तो इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है, उनको एक सिंबल देता है, ठीक है, उनको डिसाइड करने के लिए एक सिंबल देता है। पार्टीज दैट गेट टू दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा पार्टिकुलर मापदंडों को, पार्टिकुलर पैरामीटर्स को फॉलो करने वाली पार्टियां जो हैं वो ही ये सारी फैसिलिटी यूज कर पाती है, स्पेशल फैसिलिटी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, ईसीआई के द्वारा दी जाती है, ठीक है। वाई इज दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए इन पार्टीज को क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। अब इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द proportion of votes and the seats that a party must get in order to become a recognized party। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया कि इतनी सीट्स उस पार्टी की हो, ठीक है, इतने वोट उसको मिले हो, प्रपोर्शन सीट्स का और वोट्स का, तो ही वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाएगी। A party that secure at least 6% of the total vote in an election to the legislative assembly of a state and wins at least two seats in the recognized इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। यानी कि कोई पार्टी, राज्य की पार्टी कब मानी जाती है, मान लीजिए विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कम से कम 6% तो वोट हो। विधानसभा होती है राज्य में, और लोकसभा की बात करी जाए तो वो पूरे देश के लेवल पर लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन होते हैं उसे लोकसभा के इलेक्शन बोला जाता है, जो हर 5 साल में आते हैं। जिस जिस तरीके 2024 में है, तो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में आती है तो उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो विधानसभा होती है वो राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, तो विधानसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% तो वोट हो। इलेक्शन कमीशन का एक क्राइटेरिया है, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट का 6%। अगर मान लीजिए 100 वोट है तो कम से कम उस पार्टी ने 6 से ज्यादा, 100 वोट है टोटल, तो 6 से ज्यादा उसने वोट हासिल किए हों, ठीक है, लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल पर, और एटलीस्ट कम से कम 2 सीटें जीती हों तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी, ठीक है। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा, और अगर लोकसभा की बात करी जाए, लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए तो 6% टोटल वोट्स का 6% उसने पार्टी ने सीट गेन किया हो, ठीक है, और 4 राज्यों में कम से कम इलेक्शन लड़े हों, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, और लोकसभा में कुल 4 सीटें जीती तो नेशनल पार्टी बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कब कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है ना। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया कि 6% ऑफ टोटल वोट जो है उस पार्टी ने गेन किए हो, पूरी जितनी भी लोकसभा सीट है उसकी कम से कम 6%, तो उसने कितने, जितने भी टोटल वोटर्स हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है टोटल वोट्स, तो उनका कम से कम 6% वोट मिला हो पार्टी को। दूसरा क्या है, कम से कम 4 तो लोकसभा सीट उसने जीती हो, ठीक है, और 4 स्टेट्स के अंदर उसने इलेक्शंस में पार्ट लिया हो, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन कंट्री इन 2019। अगर 2019 की बात करी जाए तो 2019 के हिसाब से 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है भारत में जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टी, इन पार्टियों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यू कैन विजिट, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है eci.gov.in, है ना। इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन संबंधी, पॉलिटिकल पार्टी के पहचान संबंधी आप डिटेल्स ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जिसकी आमतौर पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी एनएफ है, ज़्यादा आपको 10th क्लास के लिहाज से ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पार्टीज के बारे में समझते, देखिए अलग अलग जो पार्टी है उनको समझते। AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर जो पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 में पार्टी लॉन्च हुई, यानी कि 2000 से 2 साल पहले। याद रखने का तरीका है 2000 से 2 साल पहले 1 जनवरी यानी कि नए साल वाले दिन ये लॉन्च हुई है पार्टी, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि इस समय बंगाल की मुख्यमंत्री है और पिछले काफी अरसे से मुख्यमंत्री रही हुई है, दीदी के नाम से फेमस है। तो उनकी लीडरशिप में 1 जनवरी 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी 2016 में ये जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई, क्योंकि इसने क्या करा होगा, टोटल वोट का 6% गेन कर लिया होगा। दूसरा क्या करा होगा, कम से कम 4 लोकसभा सीट जीती होंगी। तीसरा क्या करा होगा कि 4 राज्यों में इलेक्शंस में पार्ट लिया होगा, है ना। तो ये नेशनल पार्टी के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि ये अगर ऐसा काम किया होगा तो वो नेशनल पार्टी 2016 में बन गई है, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, पार्टी का जो सिंबल है फूल और घास है। कमिटी टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और कमिटेड है ये सेक्युलरिज्म और फेडरल, धर्मनिरपेक्ष और गुटनिरपेक्ष से रिलेटेड ये अपनी नीतियां रखती हैं, फेडरल सिस्टम को ही फॉलो करती हैं। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल 2011, यानी कि 2011 से वेस्ट बंगाल में पावर में है, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इन 2019 जनरल इलेक्शन, 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए, 4.07% वोट इसने जीते और टोटल 22 सीट जीती, मेकिंग इट फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, और लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मैं आपको बता देता हूँ 2019 के इलेक्शन की पार्टी सबसे मुख्य पार्टी रही आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसके बाद एक पार्टी और रही, आप मेरे को नाम बताइए। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी एआईटीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी के द्वारा 1 जनवरी 1998 में स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरी पार्टी थी, आप इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, या फिर महाराष्ट्र में जो पार्टी है वो आप, जो बाल ठाकरे की जो पार्टी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। अब आगे चलते हैं, बीएसपी को पढ़ते हैं, भारत बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ममता बनर्जी, सॉरी, मायावती की ये पार्टी है, मायावती इसकी एट प्रेजेंट चीफ है। तो बहुजन समाज समाज पार्टी बीएसपी, इसका जो सिंबल है ये है एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट इसका सिंबल है। और 1984 में 1984 में बनी, काशीराम की लीडरशिप में, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ बहुजन समाज विच इंक्लूड दलित, और बहुजन समाज को मेनली रिप्रेजेंट करती है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज वगैरह को, और ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नाइकर, है ना। तो इन और बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब के आइडियाज को फॉलो करती है, यानी कि जो आमतौर पर जो शोषित वर्ग था उसके उत्थान के लिए काम करने वाले जो ये समाज सेवक थे, जैसे कि साहू महाराज थे, महात्मा फूले थे, पेरियार थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तो इन सब के आइडियाज को फॉलो करती है ये पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर दलित को फेवर कर रही है तो दूसरों के अधिकारों की हनन कर रही है, ऐसा नहीं है। वो दलित का फेवर करती है, बट दलित के उत्थान के लिए काम करती है, जिनका शोषण हो रहा है उनके उत्थान के लिए काम करती है। और इसका मेन जो उपस्थिति है किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में है, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फिर हल्का फुल्का ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा चलन में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में ये पार्टी थोड़ी सी ट्रेंड में है, लेकिन मेनली मुख्य तौर पर अगर फोकस्ड बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। formed government in Uttar Pradesh several times by taking support of different parties at different times। और बहुजन समाज पार्टी जो है, जो इसने कई बार सरकार भी बनाई है अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट लेकर, यानी कि गठबंधन, यानी कि अलायंस जिसे बोलते हैं। इन लोकसभा इलेक्शन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इट पोल्ड अबाउट 3.63%, 3.63% इसको वोट मिले, और 10 सीट इसकी एट प्रेजेंट लोकसभा में है, 10 सीट इसकी एट प्रेजेंट लोकसभा में है। अब आगे अगली पार्टी की बात करते हैं। अगली पार्टी है, अब ये पार्टी बनी कब आपको पता होना चाहिए, 1984 में, ठीक है, 1984 में काशीराम की अध्यक्षता में ये पार्टी बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, अब बीजेपी के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा भी बोलते हैं, तो 1980 में बनी है, ठीक है, 1980 में बनी है पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से। भारतीय जनसंघ इसका पहला नाम होता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था भारतीय जनसंघ 1951 में, ठीक है, 1951 में भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया। और 1980 में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर भारतीय जनसंघ का, यानी कि बीजेएस का नाम बदलकर बीजेपी बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी इसको कर दिया गया 1980 में, ठीक है। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया एशियंट कल्चर वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडिया नेशनल पॉलिटिक्स। तो यानी कि जो बीजेपी का मेन कंसंट्रेशन है वो दीनदयाल उपाध्याय की जो नीतिज हैं, है ना, जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, और नेशनलिज्म है, हिंदुत्व का है, ये इन सबको बढ़ावा देते हुए अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करती है बीजेपी। और वांट्स टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए इनका हमेशा बल रहता है।
फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, किसी प्रकार का धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ये इस पार्टी की मुख्य भूमिकाएं रहती हैं। ठीक है, और इस समय जो जो सरकार चला रही है वो बीजेपी ही सरकार, बीजेपी है जो भारतीय जनता पार्टी, वो ही सरकार चला रही है, जिसके हेड कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके हेड है। अभी क्या है, अर्लियर 90s की अगर बात करी जाए तो ये जो थी नॉर्थ और वेस्ट और अर्बन एरियाज तक ही लिमिटेड थी पार्टी, बट इसने धीरे धीरे साउथ में भी अपना परचम लहराना स्टार्ट कर दिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी मजबूत पार्टी ने पकड़ बनाई है। ठीक है, अब पार्टी 1998 में एनडीए की सरकार जब बनती है तो उस समय ये पावर में आती है। ठीक है, एनडीए के मैंने आपको पहले बताया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसका मेन जो पार्टी है वो बीजेपी है, प्लस दूसरे जो छोटे मोटे दल हैं उनका जो समूह है उसे बोलते हैं एनडीए। ठीक है, तो एनडीए की जब सरकार बनती है 1998 में, इंक्लूडिंग सेवरल रिलीजनल पार्टीज है ना, अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको मिलाकर एक एनडीए की सरकार बनती है, और लोकसभा में 303 सीटें आती हैं। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 303 सीटें इनको मिलती हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए लोकसभा में हमारी कुल कितनी सीटें हैं, 545 सीट है, 545 लोकसभा की कुल सीटें, जिसमें से 303 तो बीजेपी या एनडीए की सरकार ले जाती है। ठीक है, करंटली एनडीए इज रूलिंग गवर्नमेंट एट द सेंटर, अभी जो केंद्र सरकार है वो एनडीए की ही है। अब सीपीआई के बारे में जानते हैं, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 में बनी, मार्क्स के और लेनिन के जो सिद्धांत थे उनको फॉलो करते हुए बनी, धर्मनिरपेक्ष प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए इस पार्टी का निर्माण 1925 में किया गया था। अपोज टू फोर्स सक्सेशनिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, समाजवाद और सक्सेशनिज्म को इसने अपोज किया। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र को इसने बढ़ावा दिया और इसने उसको एक्सेप्ट किया। बाय प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, और वर्किंग क्लास जो है यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है, फार्मर्स जो है, पुअर जो है, उनके आइडियाज को और उनको उनके फायदे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने सीपीआई पार्टी की गठन किया था, ताकि ये जो है देश की सेवा के लिए आगे पार्टी अपना कुछ भूमिका निभा पाए। बिकेम वीक आफ्टर स्प्लिट इन पार्टी इन 1964, 1964 में ही पार्टी टूट गई। बनी कब थी, 1925 में, लेनिन और मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो करते हुए बनी, लेकिन 1964 में पार्टी में डिवीजन हो गया। अब हुआ क्या 1964 में, 1964 में हुआ क्या, सीपीआईएम बन जाता है। ठीक है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम बन जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आमतौर पर ये जो पार्टी है सीपीआईएम जो है केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इट्स स्पोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, और इसका जो स्पोर्ट बेस है, इसके जो अनुयायी थे धीरे धीरे लगातार कम हुए। इट्स सिक्योर्ड लेस देन वर्क पर 2019 के इलेक्शन में 1% से भी कम इसको वोट मिले, और 2 सीट ये केवल गेन कर पाई, 545 सीट्स में से 2 सीट ही ले पाई, केवल 2 सीट। ठीक है, एडवोकेट कमिंग टुगेदर फॉर ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, है ना। तो और दूसरी पार्टी जो इसको छोड़कर चली गई है उनसे उनसे मिलने के लिए बोलती है, ताकि फिर से इसका पार्टी का कुछ भला हो सके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम जो बन गई थी 1964 में, 1925 में तो सीपीआई बनी थी, लेकिन 1964 में इसका क्या हुआ, बाइफिकेशन हो गया है ना, बंटवारा हो गया। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये जो दराती होती है, दराती है ना, जो फसल काटने का काम आती है, और हथौड़ा, तो यानी कि लेबर्स को फॉलो, ये एक तरीके को इंडिकेट कर रही है ना, तो लेबर्स होंगे। तो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों में बिलीव करती है, सोशलिज्म, समाजवाद, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म को अपोज करती है ना। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उसको एक्सेप्ट करती है और मानती है कि ये जरूरी है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। और इसका मेन बेस जो वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा में इसका मेन बेस है, और जो स्पेशली जो पुअर लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबर्स है ना, और इन सब के लिए ये पार्टी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। और जो ये लोग हैं ये नॉर्मली इस पार्टी को फेवर करते भी है, सीपीआईएम को, सीपीआईएम कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना। अब क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू कंट्री, क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई जो आर्थिक नीतियां बनती हैं जो कि
फॉरेन कैपिटल और गुड्स का जो कंट्री में फ्री फ्लो को अलाउ करती है, तो उसके लिए ठीक है। वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक ऑफ 34 ईयर, यानी कि 34 साल तक बंगाल में इसने राज किया है। सीपीआईएम ने, सीपीआईएम पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 34 ईयर तक राज किया है। अभी एट प्रेजेंट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जरूर है, लेकिन 34 साल इस पार्टी ने राज किया बंगाल में, बहुत बड़ी बात है, मायने रखती है। इन 2010 इलेक्शन, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इसने केवल 1.75% वोट गेन किए और 3 सीट जीती। इस समय लोकसभा में इसकी 3 सीटें हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए इसका जो इलेक्शन सिंबल है ये है हैंड, ठीक है। ये है आपका राइट हैंड, इसका इलेक्शन सिंबल है। और पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, आमतौर पर इसको कांग्रेस पार्टी के तौर नाम पर से जाना जाता है। सिंपल आईएनसी ना बोलकर इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से लोग जानते हैं, जिसके इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी उसके लोकप्रिय नेता है, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता होगा कि भारत की आज़ादी के बाद से जो पार्टियां शुरू हुई वो सारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी पहले अधिवेशन की। वही लिखा देखिए, फाउंडेड इन 1885 एंड द एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स। 1885 में बनी, लेकिन काफी इसके बाद इसमें क्या हुआ, विभाजन हुए, पार्टी में काफी फूट भी पड़ी, विभाजन भी हुए। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द वही बता रहे कि आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद काफ़ी दशकों तक इस पार्टी ने स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में पार्टी ने मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने में काफ़ी मदद की, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारत गणराज्य बनाने में मदद करी। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, यानी कि 1947 से लेकर और 1977 तक कांग्रेस पार्टी मेनली रूलिंग पार्टी थी भारत के अंदर, ठीक है। अब 1980 और 1980 से लेकर 1979 तक है ना, तो 89 तक, 89 बोलते हैं 89 को, तो 1980 से 1989 तक फिर दोबारा आई सत्ता में। और 1989 के बाद इसका सपोर्ट जो है कम हो गया, बट ये अब सपोर्ट कम हुआ तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, लोगों ने दूसरी पार्टी को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया था। कंटिन्यू प्रेस थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, इस ए सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंट्रल पार्टी नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, ठीक है। सेंट्रल पार्टी है, ना ही मतलब पक्षपात नहीं है, इसका आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन वगैरह जो है इसका बिना पक्षपात की है। धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती है। वेलफेयर और वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर, यानी कि समाज के कमजोर वर्ग और माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध अपने आप को बताती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और नई जो आर्थिक बदलाव है उनको सपोर्ट करती है। द लीडर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए। यूपी मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गठबंधन की जो सरकार है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूपीए, ठीक है। गठबंधन जो है उसे बोलते हैं यूपीए। गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 से 2019 तक रही। एक्चुअली यहाँ 2019 नहीं होना चाहिए, ये 2019 तक, मतलब इस यूपीए के अलायंस के जो लीडर्स हैं वो प्रोग्रेसिव रहे, ठीक है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वोन 90%, 19.5%, ठीक है। सीट 19.5% इसने इलेक्शन में सीटें वोट हासिल की और 52 सीटें जीती, 52 सीट्स इसने जीती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। घुमा फिरा के कहने की बात यह है कि देखिए 2014 का जो इलेक्शन था ना, जिस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 2014 से पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। अब 2014 के बाद राजनीति ने इतना रुख बदला, सोशल मीडिया एक्टिव हुई, या जो भी हुआ, लोगों में बदलाव की भावना भी थी कि भाई पार्टी बदलनी चाहिए, तो उन्होंने बीजेपी को मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और इस समय जो उस पार्टी के मुख्य जो लीडर हैं, जो हेड है, वो कौन है, वो नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के बारे में जानते हैं, एनसीपी के बारे में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो एनसीपी जो है 1999 में बनी और बाद में फिर टूट गई कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। स्प्लिट, फॉलोइंग स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब गांधी के ही धर्मनिरपेक्षता के तथ्यों पर, इक्विटी के समानता, सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म, इन सब मुद्दों पर ही मेनली फेवर दिखाती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है।
बड़े ऑफिस चाहिए, हाई हाई गवर्नमेंट को, सरकार को इस चीज़ के लिए ये जोर देती है कि वांट द हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के हर नागरिक के लिए बड़े-बड़े ऑफिसेज में भी पहुँच होनी चाहिए हर नागरिक की, ये बोलना चाहती है। और जो ये है एनसीपी जो है, ये महाराष्ट्र में मेजर पार्टी, महाराष्ट्र जो है, मुंबई जिस राज्य की राजधानी है, तो महाराष्ट्र उसको बोलते हैं, तो उसमें मुख्य पार्टी है ये, ठीक है। और मेघालय में भी इसका, मणिपुर में और असम में इसका प्रेजेंस देखा जा सकता है। और ये जो है 2000 इकोलाइको एलाइएशन, यानी कि गठबंधन है, उसकी पार्टनरशिप है इसकी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ, ठीक है। 2004 से ए मेंबर ऑफ यूपीए, 2004 से यूपीए का मेंबर भी रही है। यूपीए यानी कि मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार, गठबंधन पार्टी का गठबंधन है, तो उसमें एक गठबंधन में ये एनसीपी भी एक पार्टी है, ठीक है। अब 2019 में इसको जो लोकसभा इलेक्शन हुए, 1.4% वोट मिले और 5 सीटें इसने जीती। अब ये तो थी नेशनल पार्टी की बात, अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज की, ठीक है। तो देखिए, जो राज्य में जो पार्टियां सक्रिय होती हैं ना, बोलते हैं स्टेट पार्टी, नहीं अदर देन 7 पार्टीज। अगर इन 7 पार्टी को अलावा बात की जाए तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज़ डिसाइड की गई हैं, ठीक है? डिक्लेयर की गई हैं। इनको रीजनल पार्टी बोला जाता है, क्षेत्रीय पार्टियाँ बोला जाता है इनको। ये जो पार्टी है, ये रीजनल आइडियोलॉजी पर काम करती है और अपना आउटकम देती है, ठीक है? सम पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। कुछ पार्टी बहुत बड़ी-बड़ी पार्टी है, लेकिन वो केवल कुछ ही स्टेट में सक्सेस प्राप्त कर पाई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है, ठीक है? जो कि केवल उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय है। और राष्ट्रीय जनता दल है जो आरजेडी जो है, ये केवल बिहार में सक्रिय है। नेशनल लेवल की पार्टियाँ ज़रूर है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे राज्यों में या फिर छोटे-छोटे एरिया में ही ये सक्रिय होकर रह गई है। तो सम पार्टीज लाइक बीजू जनता दल बीजेडी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये सब स्टेट आइडेंटिटी रखती है और इनको स्टेट पार्टीज बोला जाता है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड, अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए, पिछले तीन तीन दशकों की बात की जाए, डिकेड डिकेड का मतलब होता है 10 साल, डिकेड मतलब 10 ईयर्स, ठीक है। तो 3 डिकेड्स बोलते हैं, यानी कि 30 ईयर्स, ठीक है। अगर पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो इन पार्टियों की स्ट्रेंथ में काफ़ी एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है, भारत का जो संसद है, उसमें वो और ज़्यादा डाइवर्स होता गया और ज़्यादा विविधता उसमें होती गई। नो नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन 2014 इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपनी खुद मेजोरिटी हासिल कर पाई हो। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, नेशनल पार्टी जो है कंबाइन हुई अलायंस बनाया स्टेट पार्टीज के साथ, और ठीक है ना। तो इसलिए सरकार बनाने के लिए 2014 में गठबंधन से सरकार बनी है, ठीक है। 2014 से पहले तक की बात है ये। 2014 में तो बहुमत आ गया था बीजेपी का, बट 2014 से पहले की बात है कि अ, कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी से नहीं जीती है, मतलब 50% से अधिक वोट नहीं हासिल कर पाई। अब अगर 1996 से देखा जाए तो हर स्टेट पार्टी का अपना अलग-अलग अवसर मिलते हैं पार्टी को, और दूसरी नेशनल लेवल एलिगेशंस के लिए, है ना, अलायंसेस के लिए, दूसरे नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन करने के मौके मिलते हैं इनको, कोई ऐसी बात दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की रुकावट देखी नहीं जाती। दिस हैज़ कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। इसने हमारे देश की लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले सी द मैप ऑफ द नेक्स्ट पेज एंड डिटेल ऑफ दिस पार्टी। अब ये मैप के हिसाब से हम समझते हैं इन पार्टीज की डिटेल। तो ये देखिए, ये मैप है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैप है। अगर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर में बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये 3 पार्टियां सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल है हैंडपंप और समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल, ठीक है। इसी तरीके से बिहार की अगर बात करी जाए तो जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसे बोलते हैं, जिसका सिंबल है एरो, और लोक जनशक्ति पार्टी, और राष्ट्रीय जनता दल जो कि झारखंड में सक्रिय है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ठीक है। ये बिहार झारखंड की पार्टी है। सिक्किम की अगर बात करी जाए तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अब असम की बात करी जाए तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। अब पीपल्स पार्टी की बात, ये अरुणाचल नागालैंड की बात की जाए तो नागा पीपल फ्रंट, और मणिपुर में भी है नागा पीपल फ्रंट नाम की पार्टी। और अगर पीपल अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, पीपीए।
अब आगे चलते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस समय सरकार बनाए हुए, आपको पता है कि भगवंत मान जो है इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री है। तो आम आदमी पार्टी है पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल जिसका सिंबल तराजू है। नेशनल लोक दल हरियाणा में एक्टिव है। ठीक है, नेशनल लोक दल जो हरियाणा में एक्टिव है, जिसका सिंबल क्या है, ये एनक है, चश्मा। जो ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल चौटाला और अजय चौटाला, अभय चौटाला, इन सब की जो जिस पार्टी से संबंधित है वो इंडियन नेशनल लोक दल है। 1977 से सक्रिय है ये पार्टी। दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी सक्रिय है। ठीक है, इसमें सरकार में है आम आदमी पार्टी। अब झारखंड की बात करिए तो जेएमएम, एजेएसयू, जेवीपी, जेवीएमपी। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करी जाए तो शिवसेना, जिसका सिंबल है धनुष बाण। ठीक है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। गोवा की बात करा जाए तो राष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फ्रंट फॉरवर्ड पार्टी। उड़ीसा की बात करी जाए तो बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की जो सरकार है। पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इन केरला। ठीक है, केरला के अंदर भी रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी है, केरला में भी है और बंगाल में भी है, एक्टिव है। और बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस तो है ही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब मणिपुर में देखिए पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस। मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट। अब मेघालय की देख लेते हैं, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि मणिपुर में भी है। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तेलुगु देशम पार्टी, और ये तेलंगाना में भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही टुकड़े होकर तेलंगाना बना था 2014 में। अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है इसमें 2011 से, और तेलंगाना में भी ये पार्टी एक्टिव है। अगर पुडुचेरी की बात की जाए तो देखिए पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और पटक पटाली मक्कल काची, पटाली मक्कल काची। ठीक है, कर्नाटक की बात करिए तो जनता दल सेक्युलर 1999 से एक्टिव है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम। तमिलनाडु की बात करी जाए तो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके है ना, पांडिचेरी में भी है ये। और एआईडीएमके जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जयललिता की जो है एआईडीएमके, जयललिता जिसकी लीडर थी। और फिर देसिया मुरपोकू द्रविड़ काजगम, द्रविड़ मुनरेटा काजगम, ये पांडिचेरी में भी है। ठीक है, अब केरल की बात करें तो केरला कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये मेन पार्टीज है दो, जो पूरे देश में और पूरे स्टेट में एक्टिव है। पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में रीजनल जो पार्टीज है भारत की, ये 2018 के अनुसार आंकड़ा है, 13 अप्रैल 2018 के अनुसार ये पूरा डिटेल दिखाया गया है। अब चैलेंजेस देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या चुनौतियां है हमारे देश में। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। हमें पता है कि लोकतांत्रिक देश में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की अच्छी प्रकार से वर्किंग के लिए। ठीक है, सिंस पार्टीज आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल फेस क्या है, पार्टीज ही हैं। इट इज द नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग एंड वट एवर इज रॉन्ग विद वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिंपल सी बात है, पीपल किसको ब्लेम करेंगे, पीपल तो पार्टी को ही ब्लेम करेंगे ना, कि भाई इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, ये पार्टी पैसा खा गई, ये पार्टी लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही, ये पार्टी स्कूल कॉलेज नहीं बना रही, ये पार्टी जो है देश के उत्थान के लिए काम नहीं कर रही। तो लोगों की जो समस्या होंगी, नाना प्रकार की समस्या होंगी, तो उसको तो पार्टीज को ही झेलना पड़ेगा ना। जो पार्टी रूलिंग है उसके बारे में ही बोला जाएगा। जो रूलिंग न्यूज़ के बारे में बोलते हैं लोग, कि बोलते हैं कि उस पार्टी ने कभी काम नहीं किया इसलिए उसको हमने हटा दिया। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पूरे विश्व की बात करी जाए तो पीपल अपने असंतुष्टि व्यक्त करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेल होने की वजह से और उनके ढंग से काम ना करने की वजह से। और दिस इज द केस इन अवर कंट्री, और हमारे देश में भी यही केस है। और पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज, है ना। तो 4 मेनली प्रॉब्लम एरियाज पर जो आलोचना है वो 4 प्रॉब्लम एरियाज पर मेनली फोकस्ड है, अगर भारत की बात करी जाए तो। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। इन द वर्किंग पॉलिटिकल पार्टीज ना, पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन एक्टिव इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन पार्टीज को क्या है ना, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है इनको अच्छे तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये लोगों के मन में अपनी जो असंतुष्टि है उसको हटा सके, उसको ओवरकम कर सके। पहला चैलेंज क्या है, 4 मेन चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे, 4 चैलेंजेस मेन डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला चैलेंज क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी।
तो देखिए आंतरिक जो लोकतंत्र है वो पार्टी में भी होना चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर एट द टॉप। अगर दुनिया की बात करी जाए तो होता क्या है, क्योंकि टॉप के एक ही आदमी तक पावर सीमित है, या फिर टॉप के कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल तक ही पावर सीमित होती है, ठीक है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करते हैं, और इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं कराते हैं, पार्टीज के इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराते। तो इससे क्या होता है, तो पार्टी के भी एक्टिव मेंबर्स हैं वो भी एक तरीके से बाइसिंग को फेस करते हैं, यानी कि पक्षपात को फेस करते हैं। और जो मेंबर साधारण मेंबर है पार्टी के, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती कि अंदर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। तो दे डू नॉट हैव द मीन ऑफ कनेक्शन नीड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो वो क्या निर्णय पार्टी लेगी उसका उनको कुछ पता ही नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, छोटे मोटे आम जो मेंबर्स हैं उनको। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर है वो अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। तो जो मुख्य जो नेता होता है वो उसका ही बोलबाला होता है, और वही माना जाता है कि जो भी बड़ा डिसीजन पार्टी के अंदर लिया जाएगा तो वो नेता का ही बहुत बड़ी भूमिका होगी। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज वू डिसएग्री विद द लीडरशिप। तो क्योंकि एक दो लीडर ही है जो कि पूरी पार्टी की डिसीजंस को डिसाइड करते हैं, लीडरशिप उनके ही हाथों में होती है, तो होता क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू द पार्टी। तो पार्टी को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, पार्टी में मतभेद हो जाएगा, जो मेंबर है वही आपस में लड़ने लग जाएंगे, बोलेंगे कि भैया हम मेरे साथ गलत हो रहा है, हमें पूछा नहीं जा रहा, हमारे को अहमियत नहीं दी जा रही, हमारे पॉइंट सुने नहीं जा रहे, हमारे ओपिनियंस लिए नहीं जा रहे, है ना। तो इससे लॉयल्टी नहीं रहती है। लॉयल्टी यानी कि लॉयल्टी इन द सेंस क्या बोलेंगे, लॉयल है यानी कि फिर वफादारी नहीं रहती है, ठीक है। पार्टीज के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन इनके प्रति वफादारी रहती नहीं है, और ये लीडर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस चीज़ को समझना कि पार्टी में क्या हो रहा है ना। तो पहला तो पॉइंट ये आया कि जो है पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस भी होने चाहिए। अब दूसरे चैलेंज की अगर बात करिए तो सेकंड चैलेंज क्या है, सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन है ना। दूसरा है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इज रिलेटेड द फर्स्ट वन, है ना। परिवारवाद नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी है, मान लीजिए उसके पहले दादा नेता थे, फिर उसका बेटा नेता हो गया, फिर उसका पोता नेता हो गया, फिर उसका पड़पोता नोता नेता हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मतगणना के मतदान के हिसाब से ही पार्टीज में ही मेन लीडर चुनने की क्षमता होनी चाहिए ना। सिंस मोस्ट पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, क्योंकि जो ज़्यादातर पार्टियाँ वो आमतौर पर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तरीके नहीं अपनाती अपने फंक्शनिंग के लिए। तो देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। तो आमतौर पर एक सामान्य कर्मचारी के लिए, सामान्य मेंबर के लिए, सामान्य कार्यकर्ता के लिए पार्टी के टॉप तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, बट नहीं उसको उसका आउटकम दिया जाएगा। दोज who happen to be the leader are in the position of unfair advantage to favor people close to them and or even family members। तो होता क्या पार्टी में, सिंपल सी बात है कि अपने फैमिली मेंबर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो किसी प्रकार का फाइनेंशियल एडवांटेज दे देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनको, उनसे मतलब जो खास लोग हैं उनको ही अहमियत दी जाती है। तो इस तरीके से इन मैनी पार्टीज, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा केवल एक ही फैमिली के मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। तो ये जो चीज़ है पार्टी के दूसरे मेंबर्स के लिए तो अनफेयर हो गई ना, गलत हो गई ना। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि पीपल who डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। क्योंकि जब लोगों को, जो जिस आदमी को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, किस तरीके से पार्टी काम करती है, किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाती है, किस तरीके से आलोचना करी जाएगी गलत नीतियों की, गलत नियम कानूनों की, और उनको पार्टी की बागडोर दे दी गई है, तो होगा क्या। जो किसी को पता ही नहीं है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को 12th का पेपर दे लाएंगे तो क्या होगा। बस वही चीज़ पार्टीज़ में होती है, पार्टी बुरे तरीके से फिर पिछड़ जाती है ना? तो यही बताया गया कि ये, लेकिन ये भारत में प्रचलन में है, चल रही हैं ये चीज़ें। दिस टेंडेंसी इज़ प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये केवल भारत में नहीं, दुनिया की सभी डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ये पार्टीज़ के लिए चैलेंज है। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तीसरा चैलेंज है कि जो पैसे का और जो दादागिरी की जो पार्टियों में जो रोल बढ़ रहा है ना, जो भूमिका बढ़ रही है, उसको बढ़ने नहीं देना है। ऐसा नहीं कि पैसे पैसे के थ्रू ही हम लीडर बन गए, या फिर अपनी दादागिरी दिखा के हम दादा हैं यहाँ के, तो हम ही गुंडे हैं तो हम पार्टी में आ जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें पार्टी में बढ़ रही इलेक्शन के दौरान, ये होनी नहीं चाहिए। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग ऑफ इलेक्शन। लेकिन पार्टी क्या होती है, पार्टी को तो केवल इलेक्शन जीतने से मतलब होता है, इसलिए वो क्या करती है, ये इन चीज़ों को अलाउ भी कर देती है। दे टेंड टू नॉमिनेट द दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन राइट रेज लॉट ऑफ मनी। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स खड़ी कर देती है, ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है, नामांकित कर देती है, जिसके पास या तो बहुत सारा पैसा है, या फिर जो बहुत सारा पैसा जुटा सकता है। रिच पीपल एंड द कंपनीज
who give fund to the parties tend to have influence on the policies and the decision of the party। ये सब हो रहा है। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो सिंपल सी बात है, बड़े लोग हैं तो उनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए किसी एक्टर को कई बार क्या कोई पार्टी किसी एक्टर को नॉमिनेट कर देती है, जबकि वो एक्टर उस मान लीजिए अगर वो एक्टर है, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, तो वो जीत भी जाता है इलेक्शन, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र का कभी दौरा तक नहीं करता है, बट उसके पास पैसा था, उसके पास फॉलोवर्स थे, तो पार्टीज़ ने उसका मिसयूज़ किया और ये चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए और पार्टीज़ के लिए खुद एक चैलेंज है। बस वो क्या है इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा करती हैं। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and the big companies in democratic politics। जो लोकतांत्रिक जो विशेषज्ञ हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत बड़ा डेमोक्रेसी राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और जो बड़ी कंपनियों का और अमीर लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है डेमोक्रेसी के इसमें, तो ये होना नहीं चाहिए ज़्यादा। अब चौथे चैलेंज के बारे में बात करें तो चौथा चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। कोई किसी मतलब मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती वोटर्स के लिए, है ना। ऐसा ही कुछ कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी ऑफर कर देते हैं, अपने मेमोरेंडम में कुछ भी बता देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करना उनको कुछ नहीं होता। उनका मकसद होता है इलेक्शन जीतना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पार्टीज को कम से कम मीनिंगफुल चॉइसेस तो देनी चाहिए लोगों को। और पिछले कई सालों में देखा गया है देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस अमंग द पार्टीज इन मोस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अलग अलग विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए देर डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। अब जो लेबर पार्टी है, जो मजदूर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है जो कि ब्रिटेन में है, वो बहुत छोटी है। दे एग्री on more fundamental aspects but differ only in detail on how policy are being framed and implemented। तो वो क्या है जो आधारभूत जो एस्पेक्ट्स हैं उनके उन पर तो वो सहमत है, लेकिन पॉलिसीज किस तरीके से फ्रेम की जाए, उनको लागू किस तरीके से किया जाए, उससे उनको पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन अवर कंट्री, तो अगर हमारे देश भारत की बात की जाए तो डिफरेंस अमंग द मेजर पार्टीज ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आर्थिक नीतियों के ऊपर जो व्यू है वो काफ़ी कम हुआ है हमारे देश में भी। तो ये चीज़ें चैलेंज है एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसी, जो अलग प्रकार की नीतियाँ चाहते हैं, हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन छोटी मोटी पार्टियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो बस वही है कि समुद्र में छोटा सा 2 गिलास पानी है। समटाइम पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर। और कई बार क्या होता है लोग भी नए नेता को चुन नहीं पाते, बिकॉज सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। क्योंकि वही लीडर क्या होता है, मान लीजिए आज ये ए पार्टी में एक लीडर है, ठीक है, ए पार्टी हारने वाली होती तो ये लीडर क्या करता है, जो वन है ये बी में आ जाता है। तब लोग भी कंफ्यूज है भाई किस पार्टी को फेवर करें, क्योंकि आदमी तो वही है, नेता वही है। उस नेता ने क्या किया, उस नेता ने चालाकी की, जो पार्टी जीत रही थी उसमें शिफ्ट हो गया। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। अब इस चित्र को समझते हैं, चित्र क्या बोल रहा है, ये देखिए। दिस कार्टून वाज ड्रॉन ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन यूएसए। यानी कि जॉर्ज बुश की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, जॉर्ज बुश की जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसकी प्रेसिडेंसी की इलेक्शंस के दौरान ये चीज ये कार्टून बनाया गया था, ठीक है। द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट। पार्टी का जो सिंबल था वो क्या था, वो था एलिफेंट। एंड द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल ऑल मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। और कार्टून क्या बता रहा है कि जो कॉर्पोरेट जो अमेरिका है वो ही अमेरिका के जो कॉर्पोरेट्स हैं वही जो है मेजर इंस्टीट्यूशंस को हेल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जिस तरीके से देख लीजिए, जैसे कोर्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंसी हाउस है, सीनेट है, वन पार्टी कंट्री है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अमेरिका ही केवल उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है इसमें चित्र के द्वारा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे इस चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या दर्शाने की कोशिश करी गई है, देखिए ये यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये यहाँ बोला गया है कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा, आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रही है। लेडीज जैसे इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन दे रही है, तो देखिए आप 50 करोड़ इसके इसने अपनी अपने पास इतना अपनी मतलब प्रॉपर्टी दिखाई है 50 करोड़ की। अब ये क्या बोल रहा है बच्चा, ये देखते हैं। डज दिस सजेस्ट दैट इन डेमोक्रेटिक पीपल डेमोक्रेसी, अगर क्या ये इस सुझाव देता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो पीपल है इलेक्शन केवल पैसे के लिए लड़ते हैं। बट isn't it true that there are politicians committed to well being of people। क्या यह सच नहीं है कि जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनीतिक लोग हैं, क्या वो लोगों की अच्छे के लिए नहीं करते ऐसा काम, इलेक्शन के वही लोगों का कल्याण करेंगे इसलिए भी तो इलेक्शन लड़ते हैं ना। तो वो इसका आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। कैन यू आइडेंटिफाई, लेट्स रिवाइज करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन आर बीइंग हाइलाइटेड इन दीज कार्टून्स। पेज नंबर 57 to 59 है ना। व्हाट आर द वेज कर्ब
द मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। क्या क्या मेथड है जिसमें मनी का मिसयूज और मसल पावर का मिसयूज होता है पॉलिटिक्स में। हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, पार्टीज दोबारा कैसे बनाई जा सकती है ना। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू रिफॉर्म, है ना। तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म होने की जरूरत है, अच्छे तरीके से अपने सुधार करने की जरूरत है, अपने आपको सुधारने की, अपने आप का एनालिसिस करके दोबारा से उसमें कुछ प्लस पॉइंट के साथ उभरने की जरूरत है। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में बदलाव करना चाहती है। इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, अगर उनकी इच्छा होती अगर अपने आप को रिफॉर्म करने की तो अब तक क्यों नहीं करा उन्होंने ना। इफ दे आर नॉट विलिंग, और अगर वे विलिंग नहीं है, अगर वे इच्छित नहीं है अपने आप में सुधार करने के लिए, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, क्या पॉसिबल है कि उनको रिफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, जो पूरी दुनिया के जो नागरिक है वो इसी क्वेश्चन से जूझते रहते हैं। उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि पार्टी में जब इतने तरीके की गड़बड़ घोटाले हैं तो क्या पार्टी रिफॉर्म करने के लिए क्यों रेडी नहीं रहती है। ठीक है, दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये आसान क्वेश्चन नहीं आंसर देने के लिए। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर्स, डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो लीडर्स के द्वारा, नेताओं के द्वारा बनाया जाता है। वो रिप्रेजेंट है पॉलिटिकल पार्टी, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हालिया सरकार में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की जो सरकार, एक्चुअली नरेंद्र मोदी जो एक बीजेपी के लीडर है ना, बीजेपी पार्टी के, लेकिन बीजेपी पार्टी के कोई भी डिसीजन होगा तो कुछ पार्टिकुलर लीडर्स के द्वारा ही डिसाइड किए जा रहे हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स, पीपल उन्हें बदल सकते हैं लेकिन उनको दूसरी पार्टी तो लानी पड़ेगी ना। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, और उनमें से सभी अगर सुधारना नहीं चाहते अपने आप को, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, और हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप बदलो बदलो बदलो, अपने आप में सुधार करो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आम जनता के दिमाग में चलते रहते हैं। लेट अस लुक एट द सम रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन अवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। अब कुछ लेटेस्ट प्रयास और सुझाव के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्मेशन में, खासकर हमारे देश में, अहम भूमिका निभाई है, और पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर के रिफॉर्मेशन में। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, संविधान में सुधार किया गया, जिसके द्वारा एमएलए और एमपीज को पार्टी चेंज करने के लिए रोका जा सके। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवार्ड्स, है ना। तो क्या होता है, मिनिस्टर बनने के लिए कैश रिवार्ड दे देते हैं और अपने आप को मिनिस्टर बना लेते हैं। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रमाइए डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब समझते हैं। डिफेक्शन क्या था, चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गोट इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव बॉडी टू डिफरेंट पार्टी, यानी कि जीता तो किसी और पार्टी से लेकिन दूसरी पार्टी में चले जाना, इसको बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, और डिफेक्शन किस लिए होता है, मान लीजिए एक पार्टी एक पार्टिकुलर नेता को जीत तो गया, अपने क्षेत्र से जीत गया, बट उसको कैबिनेट में नहीं ले रही, मान लीजिए सेंट्रल लोकसभा के इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसको कैबिनेट मंत्री नहीं बना रही है ना। तो या फिर अगर राज्य की बात करते हैं तो उसको कोई अहम पद नहीं दे रही है, लेकिन वो अपने इलाके से जीता हुआ है, ठीक है, अपने इलाके के लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसको क्या अहम पद के लालच में वो क्या बोलता है कि अगर मेरे या तो मेरे को पद दो, मैं पैसा भी देने के लिए तैयार हूँ, अगर पद नहीं देते मैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, और दूसरी पार्टी उसको कोई ना कोई पदभार दे देती है। ठीक है, हालांकि हारी हुई पार्टी बेशक हो, लेकिन उसको पदभार अच्छा मिल गया है। अब इस चित्र को समझते, चित्र क्या कहता है, इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज नॉट फॉर कप ऑफ टी, यानी कि जो चुनावी जो डिसिप्लिन है ना, वो एक कप, हमारी चाय के कप के लिए नहीं है। डू यू एग्री दैट दिस फॉर्म ऑफ रिफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टी विल बी एक्सेप्टेबल टू देम, क्या आप इस बात से सहमत है कि इस तरीके की जो रिफॉर्मेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की वो उनके द्वारा देखी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए हमारे पास। एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। अब अगर कोई एमएलए और एमपी अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट ही लूज कर देगा, उसकी सीट पे उसका कोई हक नहीं रहेगा जिस सीट से वो जीता है। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, इसकी वजह से जो डिफेक्शन है वो काफी डाउन हुआ है। ठीक है, इस कानून की वजह से। एट द सेम टाइम दिस हैज बीन मेड डिसेंट even more difficult, MLA and MP as have to accept whatever party leaders decide, और MLA MP को accept करना पड़ता है जो भी पार्टी ने डिसाइड कर दिया है उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पास्ट एन ऑर्डर टू इशू द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया ताकि पैसे का और उग्रवाद का या फिर क्रिमिनल यानी कि अपराधियों का जो इन्फ्लुएंस वो कम हो, है ना। उस ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर जारी किया गया, आदेश जारी किया गया। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट वो कंटेस्ट इन इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट, तो हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी, अपने अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस की डिटेल देनी होगी ना। न्यू सिस्टम हैज मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगी, बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू, लेकिन ऐसा सिस्टम कुछ नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो सही है या गलत है। एज येट वी डू नॉट नो
इफ इट हैज लेड टू डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल। और इसकी वजह से क्या है हमें पता नहीं लग पा रहा है, एफिडेविट जरूर दे रहे हैं वो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्रिमिनल्स अभी पार्टियों में आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, या फिर अमीर आदमियों का दबदबा है या नहीं है, वो चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द है एफिडेविट। एफिडेविट को समझते हैं। एफिडेविट एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। ए साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय एन ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर के द्वारा या किसी भी आमतौर पर इंडिविजुअल के द्वारा साइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट, जिसमें वो अपने बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है, उस चीज को एफिडेविट बोलते हैं। और वो डिटेल क्योंकि साइन डॉक्यूमेंट है, तो वो उसकी उसके खिलाफ अगर वो उस इंफॉर्मेशन गलत नहीं जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन, तीसरी पॉइंट के बारे में बात करें। इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है पार्टीज को, और अपने जो संगठनीय जो चुनाव है उनको होल्ड करके रखना है, उनको करते रहना है। ठीक है, पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट सो मेनी टाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज केवल एक फॉर्मेलिटी होती है ना। पार्टीज ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला, पार्टीज ने ऐसा यानी कि इलेक्शंस कराने स्टार्ट कर दिए और प्रॉपर्टीज वगैरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया, क्रिमिनल केसेस का इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिक्स पार्टी। और ऐसा नहीं, ये चीज क्लियर नहीं है कि इसकी वजह से जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी में है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल डेमोक्रेसी चल रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इनके अलावा और बहुत सारे सजेशंस है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए हो सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति चलती है उसको लुक आफ्टर करने के लिए नियम कानून होने चाहिए, है ना। और इट शुड बी मेड कंपलसरी, ऐसा कंपलसरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करे, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना खुद का संविधान फॉलो करे, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र अथॉरिटी बनाई जाए, टू एक्ट एज ए जज इन द केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। और अगर पार्टी में किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वो उसमें जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट एक शख्स या फिर इंडिपेंडेंट एक पदभार बनाया जाए जो कि जज का काम करे और पार्टी के आपसी मुद्दों को सुलझाए। टू होल्ड ओपन इलेक्शन, और इलेक्शन कराया जाए हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी, है ना, बड़े से बड़ी पोस्ट के लिए भी, चाहे पार्टी अध्यक्ष की पोस्ट हो उसके लिए भी इलेक्शन होना चाहिए। अगला आप सजेशन देखते हैं। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। ठीक है, तो कम से कम टिकट देने की, कम से कम टिकट दिए जाने की एक संख्या हो, मिनिमम संख्या हो। अबाउट 1/3 टू वुमेन, और 1/3 वुमेन्स को दी जाए। सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ पार्टी, और महिलाओं के लिए पार्टी में डिसीजन मेकिंग का भी कोटा होना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट, अगला पॉइंट देखते हैं, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस, तो सरकार को भी राज्य सरकारों को इलेक्शंस कराने के लिए पैसे देने का प्रावधान होना चाहिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल के तौर पे दिया जा सकता है, पेपर के तौर पे दिया जा सकता है, टेलीफोन के तौर पे दिया जा सकता है, और इट कुड बी गिवन इन कैश, और कैश के तौर पे दिया जा सकता है, ऑन बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन लास्ट इलेक्शन। पिछले इलेक्शन में कितने वोट उस पार्टी ने जीते थे, उस तरीके उनके बिहाफ पे ये सुविधाएं अलग अलग पार्टियों को दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो अपना इंटरनल पार्टी की जो भी इलेक्शंस वगैरह उसको, या जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह उसके लिए अपने उनको फंड तो मिल जाएगा। ठीक है, पैसा मिल जाएगा। दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये जो सजेशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अब तक तो एक्सेप्ट किए नहीं गए, स्वीकार नहीं करे गए। इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इंप्रूवमेंट। अगर ये इस टाइप के जो ये सजेशन है, सुझाव है, अगर ये एक्सेप्ट किए जाते तो कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। बट वी हैव टू बी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अबाउट लीगल सोल्यूशन, कानूनी जो हल है, कानूनी तौर तरीके से जो समस्या को निवारण किया जाता है राजनीतिक समस्या का, उसके खिलाफ हमें सक्षम होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, और ज्यादा उसके ऊपर रेगुलेशन लगाया जाएगा तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, मतलब उसका अपोजिट रिजल्ट भी आ सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टी टू फाइंड ए वे टू चीट दादा, है ना। तो फिर पार्टियां क्या करेंगी, कानून तोड़ने के तरीके देखने लग जाएंगी, सोचने लग जाएंगी किस तरीके से इस कानून से बचा जाए। मतलब सिंपल सी बात है, एग्जाम चल रहा होता है ना, तो अगर टीचर लीनियंट मार्किंग करता है फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर टीचर ज्यादा हार्ड एंड सख्त टीचर है, वो ज्यादा नंबर काटता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे चीटिंग के तरीके ढूंढेंगे। वही सेम चीज है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मेंबर्स है, वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ ना कुछ चीटिंग करने की, तक कानून से बताया जा सके, रूल रेगुलेशन से बताया जा सके, ऐसी चीजें ढूंढने लग जाएंगे। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डोंट लाइक, और पॉलिटिकल पार्टीज वो कानून पास ही नहीं करेगी जिसको वो पसंद नहीं करती है। देर आर टू अनदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, दो और अलग मेथड है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म की जा सकती है, जिसमें से क्या पीपल कैन पुट, पीपल जो लोग हैं वो
प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पीपल प्रेशर डाल सकते हैं, आम जनता जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाल सकती है। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी, एगिटेशंस। तो किसी भी प्रकार से चाहे पिटिशन लगाया जाए, पब्लिसिटी करी जाए, चाहे एगिटेशन किया जाए, तो इन तरीके से आम जनता जो है, आम नागरिक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाले ताकि उसमें रिफॉर्मेशन हो। और इन ऑर्डिनरी सिटीजन जो आम नागरिक है, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जो मीडिया है, जो मीडिया इन द सेंस की जो दूर संचार के माध्यम है, जैसे टीवी हो गया है ना, रेडियो हो गया, या फिर आजकल तो जो न्यूज चैनल्स हो गए, ये सब मीडिया के हिस्से होते हैं ना। ये अपनी इंफॉर्मेशन एक आम नागरिक की समस्या को सुनने के लिए जो साधन होते हैं ना, जो सरकार तक पहुंचाने के जो साधन होते हैं, उसे बोलते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया मतलब, मीडिया एक्चुअली शब्द क्या है मैं बताता हूँ। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, मीडिया मतलब माध्यम, आपने मीडियम इंग्लिश का शब्द सुना होगा, माध्यम। और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है, मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। बस, बहुत सारे माध्यम बस। ठीक है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट, आमतौर पर मीडिया को रेडियो जो ये न्यूज वगैरह से समझ सकते हैं आप। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड बी लूज पब्लिक सपोर्ट, अगर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा महसूस होगा कि वो अगर अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, अपनी गलत नीतियों को हटाएंगे नहीं, तो वो जनता का सपोर्ट खो सकती है, जनता उसको फॉलो कर रही है वो सपोर्ट खो सकती है। ठीक है। दे वुड बिकेम मोर सीरियस, और उनको सीरियस होना पड़ेगा अपने आप रिफॉर्म करने के लिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी कैन इंप्रूव इफ दोज वो वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। और अगर जो केवल पॉलिटिकल पार्टीज में उन्हीं लोगों को ज्वाइन करने दिया जाए जो इस टाइप के रिफॉर्म्स अलाउ करते हैं ना। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन। और लोकतंत्र की जो क्वालिटी है वो केवल इसी चीज पर निर्भर करती है कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, आम जनता का पार्टिसिपेशन कितना है। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स टू ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। और बाहर बैठकर तो केवल आलोचना करने से, क्रिटिसाइज करने से कुछ होना नहीं है। तो जब तक कि आम जनता का उसमें भागीदारी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, रिफॉर्मेशन हो नहीं सकता। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द बैड पॉलिटिक्स, जो भ्रष्ट जो राजनीति है उसकी जो प्रॉब्लम है, ये और अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करके, राजनीति करके सोल्व की जा सकती है। वी शेयर रिटर्न टू दिस थीम इन फाइनल चैप्टर, और फाइनल चैप्टर में हम इस थीम के बारे में और डिस्कस से पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये पूरा चैप्टर था, मैंने एक ही वीडियो में कोशिश करी है आपको कवर कराने की, और एक एक लाइन टू लाइन मैंने आपको समझाया है। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो ये पूरे चैप्टर की सजेशन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपकी लगातार आती रहेगी। और अब